Hello everyone. This is going to be the last video for this act. इसके पीछे का जो पार्ट है वो इसके पीछे का जो पार्ट है, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी सेक्शंस थे, उनको हमने 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। ये जो है ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लास्ट चैप्टर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला सेक्शन इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें दिया हुआ है कि ऑल रिकॉर्ड, चार्ट, फॉर्म्स, रिपोर्ट, कंसेंट लेटर एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी maintained under this act and the rules shall be preserved for a period of 2 years or for such period as may be prescribed। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी रिकॉर्ड होंगे, चार्ट होंगे, फॉर्म्स हो या रिपोर्ट हो या कोई कंसेंट लेटर हो, जैसे उस विमेन का लिया जाएगा ना, लेने का था, अगर जिसका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जा रहा है, उसका जो कंसेंट लेटर था वो, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इस एक्ट में, दे शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 सालों तक के लिए उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। और फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, और फॉर सच पीरियड जो भी इस एक्ट के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जा सके। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी criminal or other proceeding are instituted against any genetic counsel genetic counseling center, genetic laboratory or genetic clinic, the record and all other document of such center, laboratory or clinic shall be preserved till the final disposal of such proceeding। इसमें कह रहा है कि प्रोविजो है इसका, ये कह रहा है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो या कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही हो, इंस्टीट्यूट की गई हो किसी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के अगेंस्ट या लेबोरेटरी के अगेंस्ट या किसी क्लिनिक के अगेंस्ट, तो सारे रिकॉर्ड और सारे डॉक्यूमेंट को तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो केस डिस्पोज ऑफ न हो जाए। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, ऑल सच रिकॉर्ड शैल at all reasonable times be made available for inspection to the appropriate authority or to any other person authorized by the appropriate authorities behalf। इसमें कह रहा है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रीजनेबल टाइम पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को और कोई अदर पर्सन को जिसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ऑथराइज किया हुआ है। अब सेक्शन 30 ये क्या कह रहा है, सेक्शन 30 कह रहा है कि पावर टू सर्च एंड सीज रिकॉर्ड। तो सर्च एंड सीज करने का पावर है, सॉरी। इसमें क्या कह रहा है, इफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड, अगर किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ये रीजन है, ये उसको बिलीव है कि कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है या किया गया है इस एक्ट के अंडर में, एट एनी किसी भी काउंसलिंग सेंटर पे या किसी लेबोरेटरी सेंटर पे या किसी भी क्लिनिक पे या कोई अदर प्लेस पे, तो ये जो अथॉरिटी होगी और एनी अदर ऑफिसर या फिर कोई अदर ऑफिसर जिसको इस अथॉरिटी ने या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू ऑथराइज किया हो, सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इंटर एंड सर्च उस प्लेस पे, जैसे कोई भी सेंटर हो गया या लेबोरेटरी हो गई या क्लिनिक हो गए, तो उस प्लेस पे वो एंटर करें और सर्च करें एट ऑल रीजनेबल टाइम, किसी भी रीजनेबल टाइम पे, विद सच असिस्टेंस, किसी की सहायता से, इफ एनी अगर वो चाहते हैं, एज सच अथॉरिटी और ऑफिसर कंसिडर्स नेसेसरी, अगर किसी अथॉरिटी को किसी ऑफिसर को ये आवश्यक लगता है तो वो उसमें एंटर कर सकते हैं और उन प्लेस को सर्च कर सकते हैं। सब जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो या फिर जेनेटिक लेबोरेटरी हो या फिर कोई क्लिनिक हो और एनी अदर प्लेस, एंड एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, और किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को या डॉक्यूमेंट को वो एग्जामिन करेंगे, कोई बुक हो या पैम्पलेट हो या किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट अगर उनको कहीं से दिख रहा हो तो उसको एग्जामिन करेंगे, कोई भी मटेरियल उनको मिला है इस एग्जामिनेशन के थ्रू तो वो उनको सीज कर लेंगे और इस सीज की हुई अथॉरिटी को, सॉरी सीज की हुई मटेरियल को वो अथॉरिटी को या किसी ऑफिसर को फर्निश कर देंगे, उनको दे देंगे। फिर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू सर्चेस, इसमें ये कह रहा है कि हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सर्च एंड सीजर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। 31 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें कह रहा है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट or the appropriate authority or any officer authorized by the central or state government or by the authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provision of this act। मतलब कि गुड फेथ में
कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं, वो अगर गुड फेथ में कोई भी काम कर रहे हैं जो इस एक्ट के अंदर गवर्न होता है, तो उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उनके अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। फिर आता है 31A। 31A में बेसिकली रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ एनी डिफिकल्टीज arises in giving effect to the provision of the prenatal diagnostic techniques, regulation, prevention of misuse, Amendment Act 2002, the central government may, by order published in the official gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of the said act, as appear to it to be necessary for expedient for removing the difficulty. बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी अप्रूव किया है, जो कुछ भी दिशा निर्देश वो देते हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी अगर अराइज हो रही है तो। फिर प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड, कोई भी ऐसा ऑर्डर मेड नहीं किया जाएगा, बनाया जाएगा अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में या इस सेक्शन में, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर, मतलब 3 साल के पीरियड का एक्सपायरी हो जाने के बाद ऐसा कोई ऑर्डर इस सेक्शन में नहीं बनाया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से, कि जब से ये 2002 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में, तब से। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन में अगर बनाया जा रहा है तो वो टेबल्ड किया जाएगा उनके इन फ्रंट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रखा जाएगा उनके सामने। फिर पावर टू मेक रूल, सेक्शन 32। अब इसमें क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल मेकिंग करें, वो रूल बनाए इस एक्ट को गवर्न करने के लिए। दूसरा सेक्शन कह रहा है कि इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरेलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर। ये जो रूल है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा। पहला है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन एम्प्लॉयड एट रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक अंडर क्लॉज 2 और सेक्शन 3। मतलब कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। और क्वालिफिकेशन वगैरह वाली चीज़ें जो हमने सेक्शन 3 क्लॉज 2 में पढ़ी हुई थी कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक। फिर दूसरा कह रहा है कि द मैनर इन विच द पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासोनोग्राफी on a pregnant woman shall keep record thereof in the clinic under the provision to subsection 3 of section 4। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 4 में कि क्या मैनर होंगे जो अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जा रही है वुमेन की, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड फॉर्म में रखी जाएगी। फिर सबसेक्शन 2, द फॉर्म इन विच कंसेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 5। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन का कंसेंट से रिलेटेड प्रोविजन था वो। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस एंड अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8। तो जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा बाय द मेंबर्स के थ्रू, सदस्य के थ्रू, जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के होते हैं, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते वक्त का उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो गवर्न किया जाएगा। चौथा कह रहा है allowances for member other than ex officio member admissible under subsection 5 of section 9। जो allowances से related जो भी rule making power है वो यहाँ पे section 5 में जो डील किया गया है उससे, और other than ex officio members को छोड़ के। खैर, फिर code of conduct to be observed by the person working at genetic counseling center, laboratories, clinics to be laid down by the central supervisory board under clause 4 of section 16। तो जब एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया जाता है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो रूल को बना सकते हैं। फिर है एम्पावरिंग द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन एनी अदर मैनर, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 17A। 17A में हम लोग पढ़े थे ना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ भी रूल्स बनाना होता है तो उससे वो डील कर सकते हैं। द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन एनी टू मीटिंग ऑफ द एडवाइजरी कमेटी अंडर द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 17। तो उसमें क्या था कि पीरियड की बात जो की जा रही है बिटवीन एनी टू मीटिंग, एडवाइजरी कमेटी की जो दो मीटिंग के बीच का जो पीरियड है उसमें इंटरवेन से रिलेटेड कुछ भी प्रोविजन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया हुआ है। द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच
A person may be appointed to the advisory committee and the procedure to be followed by such committee under subsection 9 of section 17. जो term and condition है to which a person may be appointed, जिसके थ्रू पर्सन अपॉइंट किया जाता है एडवाइजरी कमेटी में, एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच कमेटी, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनसे रिलेटेड रूल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, ये कौन सा पॉइंट है, 8 वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, इक्विपमेंट एंड अदर स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 18। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, इन तीनों प्रीमाइसेस को, हमने इस एक्ट में बेसिकली 3 प्रीमाइसेस की ज़्यादा बातें की हैं, चाहे वो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो, लेबोरेटरी हो या क्लिनिक हो, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होंगी। फिर आता है 9 पॉइंट, द फॉर्म इन विच अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड अंडर सबसेक्शन ऑफ 19, वो जो हमने सर्टिफिकेट इशू करने का पढ़ा था उससे रिलेटेड। और फिर 10 कह रहा है कि द मैनर इन विच एंड द पीरियड आफ्टर विच अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी रिन्यूड एंड द फी पेएबल फॉर सच रिन्यूअल अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 19। तो वो जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और वो जो फ़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल मेकिंग का। और क्या है, द मैनर इन विच एन अपील में भी प्रिफर्ड अंडर सेक्शन 21, जो मैनर है 21 में अपील प्रिफर करने का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि उससे रिलेटेड रूल बना सकते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड अप टू विच रिकॉर्ड चार्ट एक्सेट्रा शैल बी प्रिजर्व अंडर सबसेक्शन 1। अभी जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वो जो पीरियड बीच का पीरियड है, आई थिंक 1 ईयर ऐसा कुछ है, आप उसको रेफर कर लीजिएगा, उसमें क्या है तो उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट है द मैनर इन विच द सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट एटसेट्रा शैल बी मेड एंड द मैनर इन विच सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी सच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट वाज सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 में अभी हम पढ़ के आए थे सीज, सर्च एंड सीज का पावर, तो उससे रिलेटेड जो भी मैनर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स पे। एनी अदर मैटर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड मे बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा भी कुछ अगर मैटर आते हैं तो उससे भी रिलेटेड पावर है कि वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पावर टू मेक रेगुलेशन, द बोर्ड में with the previous sanction of the government by notification in the official gazette make regulation not inconsistent with the provision of this act and the rule made thereunder to provide for। इसमें कह रहा है कि द बोर्ड में पावर टू मेक रेगुलेशन से रिलेटेड है, द बोर्ड में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन से और नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में रेगुलेशन बना सकती है, और ऐसे रेगुलेशन होने चाहिए जो इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट ना हो। ए क्या कह रहा है, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, मतलब कि जो मीटिंग वगैरह हेल्ड कराई जाती है बोर्ड के थ्रू of the board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meeting and the number of members which shall form the quorum under subsection of 9। वो quorum से related है कि जो भी place होगा, जो भी time होगा, जो board held कराएगी meeting, उसके quorum से related जो भी regulations हैं वो यहाँ पे deal किए जाएंगे। B है the manner in which a person may be temporarily associated with the board under subsection 1 of section 11। The manner in which a person may be temporarily associated, तो सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था कि कुछ टेम्पररी रूप से भी कुछ लोगों को हम उसमें अपॉइंट करते थे एज अ पर्सन, और उनको वो लोग अपॉइंट करते थे जो एग्जिस्टिंग मेंबर होते थे, उनके सलाह पे एक टेम्पररी मेंबर को अपॉइंट किया जाता था, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल मेकिंग पावर है वो यहाँ पे दिया गया है। सी क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, द कंडीशन ऑफ सर्विस, एक सेकेंड, the method of appointment, the condition of service and the scales of pay and allowances of the officer and other employees of the board appointed under section 12। तो सेक्शन 12 से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट है उस पर बात की जा रही है इसमें। कह रहा है जनरली फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द बोर्ड, जो भी अफेयर्स, जो भी बोर्ड के कंडक्ट से रिलेटेड है, जो अफेयर से उनके रिलेटेड है, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो उस पर रूल मेकिंग का पावर यहाँ पे
रेगुलेशंस बनाने का पावर दिया गया है। उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें वही चीज़ है कि रूल मेकिंग पावर, रूल एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, मतलब कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनको पार्लियामेंट के सामने पहले प्रस्तुत किया जाएगा। जब उन्होंने अपना वहाँ से पास कर देते हैं उन रूल और रेगुलेशंस को, तब वो इसके अफेक्ट में आ जाती है, या फिर इस एक्ट के ऊपर इस एक्ट के अफेक्ट में आ जाएगी और एक्ट उस अकॉर्डिंग काम करेगा। और कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाया जाता है जो कि नहीं पास होता है किसी भी पार्लियामेंट के थ्रू, अगर नहीं पास होता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। सेक्शन 34 यही कहना चाहता है। आप चाहेंगे तो इसका एक भी रीडिंग कर लीजिएगा। This is all about this act. Finally, we have completed this act. So, thank you so much. हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे एक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।